हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू फिजिक्स थर्ड यूनिट एक नया टॉपिक करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसके कंस्ट्रक्शन, इसके टाइप और हम इसकी वर्किंग समझते हैं। स्टूडेंट, ये टॉपिक जैसा कि नाम से क्लियर है, इसके अंदर कॉइल मूव करवानी होती है और कॉइल को मूव करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मैग्नेटिक फील्ड की। इसे समझने के लिए हमने पहले एक टॉपिक किया था कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। ध्यान देंगे, आपने ऐसे कोई कॉइल पहले समझा हुआ था। इस तरीके से आपके पास कोई कॉइल थी, इस कॉइल में से जब एक करंट जाता है और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं इस तरीके से, तो इस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क लगता है और ये कॉइल घूमने लग जाती है इस तरीके से। जब घूमने के लिए इस पे टॉर्क लगता है, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आई थी NIBA cos थीटा। थीटा एंगल था किस किस के बीच में, तो आपका आंसर था प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इसी रिजल्ट को मैंने एक और फॉर्मेट में लिखा था NIBA sin अल्फा। अल्फा एंगल था किस किस के बीच, नॉर्मल ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड। और इंटरेस्टिंग बात क्या थी, थीटा प्लस में अल्फा कितना था, 90 डिग्री। जरा इसको समझ लो, ये आपकी कॉइल थी, ये आपकी कॉइल थी, तो इस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करवा दिया। यही प्लेन था, प्लेन और फील्ड पैरेलल हो गए, ये केस। इसी समय आपका जो नॉर्मल है, जो फील्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है इस तरीके से, ये केस बन जाएगा। इसलिए मैंने थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री लिया था, ये आप पहले कर चुके हो। इस तरीके से जो टॉर्क लगता है इसे आप नाम देते हो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ओके स्टूडेंट, ये टॉर्क मैक्सिमम कब रहेगा, तो हमारा आंसर होगा थीटा यदि 0 डिग्री हो जाए तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो टॉर्क कितना आ गया, NIBA। ये टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम है। जिस समय हमारा टॉर्क मैक्सिमम होता है उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम नाम देते हैं रेडियल फील्ड। इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक को समझने में। इस सिचुएशन को आप ऐसे भी बोल सकते हो, जब आपका थीटा 0 है तो उस समय अल्फा कितना हो गया, आप जवाब दोगे 90 डिग्री। तो ये वैल्यू जब यहां रखोगे तो साइन 90 कितना होता है, 1। अगेन टॉर्क कितना हो गया, NIBA। तो आप दोनों सिचुएशन को समझ लेना। यदि आपको प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल से समझना है तो cos का फॉर्मेट आ जाएगा, नॉर्मल ऑफ कॉइल से समझना है तो साइन का फॉर्मेट आ जाएगा। ये हमें आना चाहिए, तब हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और टॉपिक में जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आप जानते हो, वो पॉइंट आएगा इसकी डेफिनेशन कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड और टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ये डिटेक्ट करता है किसको, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां मैंने लिखा वेरी स्मॉल, जो माइक्रो एम्पियर करंट होता है उसको ये मेजर करता है। ये डायरेक्शन भी हमें बता देता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट। ओके, अब आता है इसका प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपसे बताया करंट कैरिंग कॉइल, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, उस पर क्या लगता है, टॉर्क, और कॉइल क्या करने लग जाती है, रोटेट। और कितने आप समझ गए होंगे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। ये आप पढ़ चुके हो पहले ही, उस पे टॉर्क लगने लग जाता है, यानी कि वो कॉइल क्या करने लग जाती है, रोटेट। अब ये जो हमारे पास है ये दो टाइप का होता है। पहली जो टाइप होती है हमारे पास, उसमें कॉइल सस्पेंडेड होती है, दूसरी में कॉइल फिक्स होती है। पहला होता है सस्पेंडेड
कॉइल टाइप और दूसरा होता है पाइवेटेड फिक्स कॉइल टाइप। दो हमारे पास इसकी टाइप होती हैं। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। पहले हम सस्पेंडेड की कंस्ट्रक्शन समझते हैं। पाइवेटेड भी वही है, पर इसमें क्या था, सस्पेंडेड में आपकी कॉइल थी वो एक वायर से लटक रही होती है, पाइवेटेड में आपकी कॉइल है वो एक फिक्स पॉइंट पे अटैच होती है। ओके, कैसे? तो हम इसकी सस्पेंडेड टाइप की कंस्ट्रक्शन समझते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी इस तरीके की होती है कि आपके पास इस तरीके से लाइक दिस, ध्यान से देखो, ये एक सिलेंड्रिकल पीस है, ध्यान से देखो, इट इज ए सिलेंड्रिकल पीस, सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्यों बना हुआ मैं बताता हूं। इसमें इस तरीके से ये देखो, ये एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर का पीस होता है। दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, और इसकी शेप आपके पास सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल लाइक दिस। ओके, अच्छा, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस तरीके से। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं बाद में बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या था, इसमें एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो होता है। इसके ऊपर से वायर लपेटा जाता है। इसके ऊपर से क्या करते हैं, ऐसे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लेते हैं। किस तरीके का फ्रेम, रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर फ्रेम को आप समझ लेना, जैसे ये इसका सेंटर पॉइंट था, यू कैन से दिस इज इट्स सेंटर पॉइंट। तो इसमें मैं एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाता हूं जो कि नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक होता है। आई एम सेइंग नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम, जो एल्युमिनियम या ब्रास का होता है। इस तरीके से इसके ऊपर मैं ऐसे, ये आप समझ सकते हो यूं, ये मैंने एक, ये देखो, ये एक रेड कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये एक फ्रेम है लाइक दिस, इस तरीके से, इस तरीके से ये एक फ्रेम है जो नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक है, नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक रेक्टेंगुलर फ्रेम। और ये पीछे इस तरीके से अंदर से यूं आ जाएगा, ये आप समझ गए होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है वो पीछे का हिस्सा है। ओके, ये बिल्कुल इस तरह का एक पोर्शन होता है लाइक दिस। इसके अंदर ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होता तो मेटेलिक है पर नॉन मैग्नेटिक होता है। अच्छा, अब क्या होता है, इसके ऊपर से ये देखो, ये मेरे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया। अच्छा, इसके ऊपर से वायर लिपटा होता है, कॉइल बनानी होती है इस तरीके से। देखो, ये ऐसे करके आप इस तरीके से एक कॉइल बना लोगे यूं। ये जो मैंने वायर लिया है इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इसके ऊपर से इस तरीके से हम एक कॉइल बना लेते हैं। सामने से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, मतलब ये जो मैंने एक फ्रेम लिया है जो कि नॉन मैग्नेटिक था, इसके ऊपर से मैं एक वायर लपेटता हूं इस तरीके से। ये देखो, ये मैं ग्रीन से बना रहा हूं यूं, और ये बैक साइड में चला गया, ये इसकी बैक साइड है। अगेन ये जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं इस तरीके से, ये मेरा क्या है आप समझ गए होंगे, इंसुलेटिंग कॉपर वायर। ओके, अब होता क्या है, ये इस फिक्स पॉइंट से, यहां से इस पूरी कॉइल को लटका दिया जाता है यहां से इस तरीके से। ये एक स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। स्ट्रिप क्यों होती है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप होती है। यहां पे एक कनकेव मिरर लगा होता है, यहां पे आपके पास होता है कनकेव मिरर, और यहां पे ये एक टोरोजन हेड होता है, फिक्स पॉइंट होता है, ये होता है टोरोजन हेड।
यहाँ पे ये क्वाइल लटका दी। देखो जैसे नाम से क्लियर है, सस्पेंडेड क्वाइल, मतलब ये जो क्वाइल थी, अब क्वाइल इसमें कौन सी है, क्वाइल है मेरी रेक्टेंगुलर। अब वापस समझ लो इसको, कंस्ट्रक्शन मोटी मोटी सी आ गई होगी समझ में। हुआ क्या, इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर का पीस था, उसके ऊपर से नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, उस फ्रेम के ऊपर से इंसुलेटिंग कॉपर वायर लपेट के हमने क्वाइल बना ली, और इस क्वाइल को फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप की मदद से एक कनकेव मिरर की हेल्प से यहां पे लटका दिया। डन। अच्छा, अब होगा क्या, ये जो मैंने क्वाइल ली है, इस क्वाइल का एक कनेक्शन तो मैंने फॉस्फर वायर ब्रोंज स्ट्रिप से यहां कर दिया, और इसका जो नीचे वाला पॉइंट आना था, ये इसको मैं हेयर स्प्रिंग से यहां ले आया। ओके, आई विल से दिस पॉइंट इज T1, दिस पॉइंट इज T2। ये वाला है, ये भी फॉस्फर ब्रोंज का है, ये स्ट्रिप थी, ये स्प्रिंग फॉर्म में है। दिस इज आल्सो फॉस्फर ब्रोंज हेयर स्प्रिंग, ये स्प्रिंग टाइप था जो हेयर टाइप में था। ओके, अब हुआ क्या कि हमने मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूस करना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये समझना जरा। मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करना है ताकि टॉर्क मैक्सिमम बनता रहे। अब वो मैग्नेटिक फील्ड मैं कैसे प्रोड्यूस करूंगा, तो आप ध्यान देंगे इस तरीके से, ये देखना आप जो मैं बना रहा हूं शेप को देखना ढंग से, इस तरीके से ये हो गया हमारा इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, और ये इस तरफ भी आ जाएगा यूं, इस तरीके से ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने ब्लू से इंडिकेट किया है। अब थोड़ा सा शेप पे गौर फरमाएं। मैग्नेटिक फील्ड मैं ऐसे बना सकता था कि ये इस तरीके से मैं बना सकता था कि ये मेरे पास नॉर्थ है और ये मेरे पास साउथ है और ये एक क्वाइल है। पर आप ध्यान देंगे ये जो मैंने नॉर्थ वाला पोर्शन लिया, ये जो मैंने साउथ वाला पोर्शन लिया, इनकी शेप देखो, यहां से देखो, बिल्कुल स्ट्रेट शेप नहीं है बल्कि ऐसे हैं, ऐसे कनकेव शेप। अगर मैं इस शेप की बात करूं तो ये कैसी है, कनकेव शेप मैग्नेट। क्यों हुई उसका मैं कारण बताता हूं। तो ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन, और इस पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे सिस्टम को, इसको एक एयर टाइप, मतलब जहां एयर ना जा सके ऐसे बॉक्स में इनक्लोज कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत इसकी वर्किंग में ना आए। अच्छा, अब हम समझते हैं ये काम कैसे करता है। पहले हम इसका टॉप व्यू देखते हैं। ये आपका फ्रंट व्यू है, सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा। जब आप इसको सामने से देखोगे इसी को, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल पोर्शन। सिलेंड्रिकल पोर्शन ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा यूं। ओके, ये वाला सिलेंडर था, इसको मैंने ऐसा कर दिया। जब इसको ऐसा कर दिया तो आपको ये क्वाइल ऐसे जाती हुई दिखेगी। क्वाइल आपको इस तरीके से दिखेगी, इसके ऊपर से यूं। जो क्वाइल आपने ली थी वो एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम पे थी, जो कि इस तरीके का था। ये आपका नॉन मैग्नेटिक फ्रेम था यूं, और इसके ऊपर से आपने इंसुलेटिंग कॉपर वायर की एक ऐसे क्वाइल बना रखी थी। ओके, और इसके साइड में ये आपको दिख जाएगा, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गई इसकी टॉप व्यू। अच्छा, अब होता क्या है, यहां पे इस तरीके से एक पॉइंटर लगा होगा, वो मैं समझाऊंगा किस तरीके से होगा। तो कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी बड़ी थी, वापस समझ लो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी कॉइल मूव करती है, जिसकी मदद से हम बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। प्रिंसिपल क्या था, जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क। पहले मैं बता चुका हूं। फिर हमने इसकी टाइप देखी, दो टाइप का था। पहला कौन सा था, सस्पेंडेड। दूसरा कौन सा था, पाइवटेड। पाइवटेड में हमारी कॉइल एक एक्सिस पे फिक्स होती है। यहाँ पे हमारी कॉइल है वो फिक्स नहीं है, कॉइल इजली मूव करेगी। और इसकी हमने कंस्ट्रक्शन समझी। तो जब हमने कंस्ट्रक्शन समझी तो आप देख रहे होगे कंस्ट्रक्शन में पहला पार्ट क्या था, एक सॉफ्ट आयरन कोर,
सिलेंड्रिकल फॉर्म में। उसके ऊपर से हमने नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया। ये फ्रेम हमारे पास किस किस का हो सकता था? ये आपके पास ब्रास का हो सकता था या एल्युमिनियम का हो सकता था। ओके, इस फ्रेम के ऊपर से इंसुलेटिंग कॉपर वायर लपेट के एक कॉइल बना ली। अब ये कॉइल एक फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप से लटका दी। फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप के ऊपर हमने कनकेव मिरर लगाया। मिरर क्यों लगाया? इसकी मदद से हम डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। और ये यहां से अटैच कर दिया, इस पोर्शन को बोल दिया टॉर्जन हेड। ओके, नीचे की तरफ, नीचे जो आपकी कॉइल थी, जो ग्रीन कलर वाली थी, इसको मैंने एक स्प्रिंग से फिक्स कर दिया। उस स्प्रिंग भी फॉस्फर ब्रोंज का बना था, लेकिन ये स्ट्रिप थी, ये स्प्रिंग का फॉर्मेट था। और इधर जो मैंने मैग्नेट लगाया, इनकी शेप देखो ध्यान से, ये प्लेन मैग्नेट नहीं है, ये कनकेव शेप मैग्नेट है। और इसी डायग्राम को जब टॉप से देखेंगे, टॉप से हमें ऐसा दिखेगा। अब आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं। तो अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। क्लियर? ये जो एडजस्टमेंट है हमारी, ये एडजस्टमेंट है सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। इसकी वर्किंग क्या होगी? देखो, वर्किंग में देखो बड़ा ही सिंपल है। जैसे ही किसी वायर में से करंट जाता है, आपने वो मेजर करना था करंट, तो आप क्या करो, उस वायर का एक पोर्शन आप T1 से अटैच कर दो, दूसरा पोर्शन अटैच कर दो T2 से। होगा क्या? इसके थ्रू इस कॉइल में से क्या जाएगा? करंट। अब ये एक करंट कैरिंग कॉइल है जो किस में रखी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड में। और इस कॉइल पे एक टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क कहलाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? NIBA cos थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा क्या था? एंगल। किस किस के बीच का? एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का एंगल था। अच्छा, अब यहां पे इफ थीटा बराबर है 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है? 1। तो टॉर्क कितना हो गया? NIBA। ये टॉर्क की कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। और जब टॉर्क मैक्सिमम होता है, उस समय जो फील्ड था उसे हमने क्या नाम दिया था? रेडियल। ओके, अब समझाता हूं रेडियल फील्ड हमने बनाया कैसे। हमने ऐसी सिचुएशन कैसे करी कि टॉर्क मैक्सिमम बना रहे हमेशा। हमने ये इस तरीके से किया। देखो, अगर मैं ऐसे समझता हूं कि इस डायरेक्शन में ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपके पास कॉइल है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का प्लेन पैरेलल था। अगर कॉइल ऐसे होगी तो पैरेलल तो नहीं बचा, तो टॉर्क मैक्सिमम तो नहीं लगेगा। लेकिन मैंने फील्ड को ऐसा बना दिया, ऐसा। और ऐसा बनाने से क्या बेनिफिट हुआ? अब वो समझ लो। ऐसा बनाने से बेनिफिट ये हुआ, देखो, अब ये ऐसे अगेन पैरेलल हो गया। अगर आपकी कॉइल इस शेप में होती तो कहीं ना कहीं से ऐसे भी लाइनें जाती, ऐसे होती तो ऐसे लाइनें जाती, मतलब यूं आपकी लाइनें जाती इस तरफ ऐसे। ये जो कनकेव शेप बनाई है, इस शेप के कारण हर एक पोजीशन पे हमारा जो कॉइल है उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा पैरेलल बना रहेगा। यहां थी तो यहां थी तो यहां तो हर जगह। और यदि वो पैरेलल बना रहा तो मेरे पे टॉर्क लगता रहेगा, वो मैक्सिमम रहेगा। इस टॉर्क को मैंने क्या नाम दिया? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अच्छा, अब जब ये डिफ्लेक्ट होगा, ये वायर था फॉस्फर ब्रोंज का और ये इससे कॉइल लगी हुई थी। अब ये कॉइल डिफ्लेक्ट हुई। ये जो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप है, ये क्यों हुई इस्तेमाल, इसका भी हम जवाब देते हैं। फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप में 2-3 खास बातें हैं। एक तो इसका रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कम है, इट इज ए गुड कंडक्टर, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल है। मतलब जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी तो ये जो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप थी इसमें ट्विस्ट आ जाएगा और ये उस कॉइल को जो उधर घूम रही थी उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना चाहेगी। आप समझते हो, अगर मैं इसको इधर घुमा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो ये फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप इसको कहां लेके आना चाहेगा? वापस। अब जो वापस लेके आना चाहेगा तो जो टॉर्क लगेगा
उसको हम नाम देंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। और रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फाई। अब फाई क्या है? एंगल। किसी भी इंस्टीट्यूट पे जो एंगल ऑफ ट्विस्ट था उस पे। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने लगा दिया यहाँ पे के क्या है मेरे पास? के है, आप बोलोगे रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इसको टोरोजन कांस्टेंट भी बोल देते हैं। अभी हमने इसको इस तरीके से बोला है। वापस समझ लो, आप छत पे एक वायर लगाना, वायर के आप अपनी नोटबुक को बांध देना। अब अगर वो वायर इस चीज का बना होगा तो तुमने यदि नोटबुक को ऐसे घुमा दे तो वो वायर स्प्रिंग की तरह उसको कहां लेके आएगा? वापस। आपने जो टॉर्क लगाया वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उसने उसको वापस लाने के लिए जो टॉर्क लगाया वो कौन सा हो गया? रिस्टोरिंग टॉर्क। और जितना ज्यादा उसको घुमाओगे रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ही ज्यादा लगेगा। ये मैंने मेंशन किया है। मोर इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, मोर इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटाने के लिए लगा दिया। अब देखो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा हमारे पास? रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल, बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, यानी कि हमारे पास जो के फाई था वो आ गया NIBA। यहां से I की वैल्यू आप निकाल सकते हो। I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी K/NBA इंटू में फाई। ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। इसकी जगह हमने G लिख दिया। इस G को नाम देते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, दैट इज I इज प्रोपोर्शनल टू फाई। यानी कि जैसे ही करंट जाएगा ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो अब हम कुछ बातें समझते हैं। वापस देखो क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी कॉइल मूव करती है और इसकी मदद से हम बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करवा देते हैं। प्रिंसिपल क्या था? जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें क्या लगता है? टॉर्क, और वो रोटेट करना शुरू कर देती है। कंस्ट्रक्शन टाइप क्या थी? दो, सस्पेंडेड टाइप, पाइवटेड टाइप। मैंने ये डायग्राम बनाया किसका? सस्पेंडेड टाइप का। डायग्राम को समझा हमने। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर थी। उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक रेक्टेंगुलर फ्रेम लगाया जो किसका बना हुआ था? ब्रास या एल्युमिनियम का। उसके ऊपर से हमने इंसुलेटिंग कॉपर वायर बना के कॉइल बना ली। अब ये जो सिस्टम था इसको हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से लटका दिया, बीच में कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया और यहां से टोरोजन हेड से हमने इसको फिक्स कर दिया। डाउन साइड में हमने एक हेयर स्प्रिंग जो फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना था वही लगा दिया, ताकि मेरा फील्ड हमेशा प्लेन के पैरेलल बना रहे, जिससे टॉर्क मेरा मैक्सिमम बना रहे। उसके लिए मैंने प्लेन मैग्नेट इस्तेमाल ना करके कनकेव शेप मैग्नेट इस्तेमाल करी। अब ऐसा करने से हुआ क्या? जैसे ही इसमें से करंट गया कॉइल में से, जिस भी वायर का करंट निकालना था उसका एक टर्मिनल यहां अटैच कर दिया, दूसरे यहां अटैच कर दिया। तो करंट कैरिंग कॉइल में से इस कॉइल में से करंट गया जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी थी, इस पर टॉर्क लगा, ये घूमेगी। ये जब घूमेगी तो ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप था इसमें ट्विस्ट आ जाएगा। ये उस घुमाव को वापस लेके जाने की कोशिश करेगा। मतलब टॉर्क जो लग रहा था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा जिसको हम नाम देंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और यहां से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ट्विस्ट के, यानी कि थोड़ा सा भी ट्विस्ट करंट जाएगा तो उसमें ट्विस्ट आ जाएगा। अब समझो आपको कैसे पता चलेगा? तो होगा क्या? अच्छा, इसमें डिफ्लेक्शन, अब छोटे छोटे पॉइंट्स देखो। कनकेव मिरर का इस्तेमाल क्यों किया? कनकेव मिरर में एक आपकी एडजस्टमेंट होती है, उसकी मदद से हम इसमें डिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। लैंप करके कोई एडजस्टमेंट होती है, उससे हम देख पाते हैं। अच्छा, उसके बाद में कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझो। इसका इस्तेमाल क्यों किया, इसका इस्तेमाल क्यों किया, ये और सिलेंड्रिकल ही क्यों लिया? तो अब इन पॉइंट को हम समझते हैं। पहली बात ये है, ये सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल क्यों किया? तो ये समझो, सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है
और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में खूबी होती है कि जब उसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं तो सारी की सारी मैग्नेटिक लाइन को अपने अंदर से लेके जाता है, यानी कि उस रीजन में, जिस रीजन में वो मटेरियल रखा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। यानी कि ये मेरे पास एक सब्सटेंस है और यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ऐसे लाइन जा रही थी। अगर ये सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक था तो ये लाइन ऐसे नहीं, ये यूं जाएंगी इस तरीके से, मतलब मैक्सिमम लाइन इसमें से जाएंगी, फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में अब रेडियल फील्ड क्या होता है, कैसे बना है? रेडियल फील्ड बनाने के लिए, रेडियल फील्ड वो फील्ड होता है जिसपे टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है, वो फील्ड बनाने के लिए हमने कनकेव शेप मैग्नेट का इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद में आपके पास क्वेश्चन आता है आप रीडिंग कैसे लेंगे? तो अब ये वाला पॉइंट समझ लो, ये जो कॉइल इस तरीके से लटका रखी थी ऐसे, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ये वाले पोर्शन पे यहाँ पे एक पॉइंटर लगा हुआ है। अब ध्यान से देखना, जैसे ये कॉइल घूमेगी पॉइंटर क्या करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। तो यहां मैं स्केल बना दूं ऐसा, आप ऐसा देख रहे हो तो ऐसा स्केल बना दो। ये देखो, जैसे ही घूमेगी पॉइंटर क्या कर रहा है, रोटेट। यानी कि आप इसको ऐसे समझ लो, यहां पे इस पॉइंट पे, यहां पे यदि मैं एक पॉइंटर लगा दूं तो जैसे ये वायर घूमेगा तो ये जो इस तरीके का स्केल बना लेता हूं मैं, स्केल पे लिख देता हूं इस तरीके से रीडिंग, और जैसे ही वायर घूमेगा पॉइंटर भी घूमेगा और हमें रीडिंग पता चल जाएगी। खास बात क्या था, ये लीनियर स्केल है, बड़ी आसानी से हमें रीडिंग मिल जाती है। सो दिस इज मूविंग कॉइल गैलोमीटर, जिसमें हमारी जो कॉइल थी वो सस्पेंडेड थी। अगर मैं बात करूं पाइवेटेड कॉइल की, उसमें क्या होता है, तो उसका डायग्राम हम वर्किंग हमारी सेम रहेगी। पाइवेटेड में किस तरीके का डायग्राम आएगा जरा उसको भी आप समझ लें, एग्जाम में आपसे जो भी पूछी जाए आप वही बना सकते हो। बड़ा ही सिंपल है पाइवेटेड का, कुछ इस तरीके से होता है पाइवेटेड में आपके पास कि ये आपका सिलेंडर था, सॉफ्ट आयरन कोर आप बोल सकते हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। इस सिलेंडर के ऊपर से आपने एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम लेना है। ये मैंने ले लिया एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम जैसा उसमें लिया था, ये जिसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट कर दिया, ये वाला, ये नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम है। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जब आप 4th यूनिट में जाओगे तो आप एड करंट पढ़ोगे। होता क्या है, अगर ये ना होता तो सुई है वो वाइब्रेट करती रहती है, ऑसिलेट करती रहती है, इसके कारण सुई गाड़ियों की सुई की तरह बड़ी स्मूथली रीडिंग देती है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम, और इसके ऊपर से हम ये इंसुलेटिंग कॉपर वायर गुजार के इस तरीके से कॉइल बना लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला पाइवेटेड, मतलब ये कॉइल मेरी फिक्स है। ये जो मैंने सिलेंडर लिया था, इस सिलेंडर की ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पे कॉइल को फिक्स कर दिया। पीछे वाले में यहां पे मैंने फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप ली थी, इस वाले में मैं फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप नहीं लेता हूं, बल्कि मैं यहां पे एक स्प्रिंग ले लेता हूं जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अटैच होता है इस तरीके से। ये स्प्रिंग हो गया, और स्प्रिंग के ऊपर यहां पे लगा होता है पॉइंटर, ये हो गया पॉइंटर, और ये होता है हमारा स्केल, इस तरीके से। बाकी स्टोरी वही, यहां पे आपके पास 2 मैग्नेट होती हैं जो कि कनकेव टाइप की होती हैं, जिससे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा बना रहे, तो आप समझ गए होंगे, ताकि आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार रेडियल बना रहे, उसके लिए इस तरह की शेप दी जाती है। टॉप व्यू लगभग वैसा ही बन जाएगा, बस थोड़ा सा उसमें फर्क आएगा। टॉप व्यू में यहाँ पे यूं एक स्प्रिंग और दिखा दिया जाएगा, और स्प्रिंग के ऊपर क्या लगा होगा, पॉइंटर। अब जरा इसको भी समझ लो, इस वाले में उसमें फर्क क्या था, ये पाइवेटेड है, आपकी कॉइल फिक्स है। अब होगा क्या, देखो, जैसे ही इस कॉइल में से करंट जाएगा तो टॉर्क लगेगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन घूमेगी, तो स्प्रिंग है ये भी घूमेगा। अब स्प्रिंग घूमेगा तो वो होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ओके, अब ये स्प्रिंग उस कॉइल को, उस रोटेशन हुआ था उसको वापस लेके आएगा,
वो होगा आपका रिस्टोरिंग टॉर्क। और इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाएंगे। इस प्रोसेस में आपका पॉइंटर मूव करता है, वो हम रीडिंग ले लेते हैं, लगभग सेम हमारी वर्किंग है। तो इस तरीके से हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की दोनों टाइप स्टडी करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसमें हम स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम स्प्रिंग की बजाय स्ट्रिप का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब वर्किंग के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, इसकी करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, वो दोनों हम चीजें समझते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा कुत्ते बहुत सेंसिटिव हैं साउंड के प्रति, थोड़ा सा साउंड सुनाई देता है वो जग जाते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बहुत सेंसिटिव कहा जाएगा, यदि बहुत थोड़ा करंट जाने पे वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाते हैं। सेंसिटिविटी मींस ऑन पासिंग ए वेरी स्मॉल करंट इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन। सेंसिटिव को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली हमारी है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है जो डिफ्लेक्शन आया उसे जाने वाले करंट से डिवाइड कर दो। अब डिफ्लेक्शन कितना आया, तो वो देखो वहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा था, आपके पास आया था I इज इक्वल टू के बाई एन बी ए फाइव। ओके, तो यहां से ये जो डिफ्लेक्शन आया था, ये फाइव की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा I एन बी ए बाई के। ये वैल्यू जब आप यहां पे रखोगे तो ये हो जाएगा I एन बी ए बाई के, और सारे के बटे में आई था, कैंसिल हो गया, यू हैव एन बी ए बाई के। करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, और ये हमने डाटा पुट कर दिए। अब देखो, करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, या तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, या एरिया बढ़ा दो, या आप जो के की वैल्यू है उसको कम कर दो। अच्छा, के की वैल्यू कम करने के लिए ही मैंने स्ट्रिप का इस्तेमाल किया था, स्प्रिंग की बजाय स्ट्रिप का इस्तेमाल किया था। अब प्रॉब्लम क्या आती है, एन की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एन बहुत ज्यादा बढ़ाने से, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से फिर आपका करंट वो चेंज होना शुरू हो जाता है। एरिया है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, उससे सिस्टम हमारा बल्कि हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या करेंगे, ये जो डिफ्लेक्शन आया है इसको वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। करंट सेंसिटिविटी में किससे डिवाइड किया था, करंट से, अब इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, वोल्टेज से। तो ये कितना आया था आपके पास, आई एन बी ए बाई के, और वोल्टेज ओम्स लॉ पढ़ा था, किसके बराबर होता है, आई आर, कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास इनटू में आर, और ये आप क्या बोल सकते हो इसको, करंट सेंसिटिविटी आई एस बाई आर। आप चाहो तो इनकी यूनिट निकाल सकते हो, रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर वोल्ट। अब यहाँ पे आपके पास छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो जरा उस पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखो, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आया एन बी ए बाई के, डन। अच्छा, यदि मैं n की बजाय 2n कर दूं, नंबर ऑफ टर्न में डबल कर दूं, तो मुझे बताओ करंट सेंसिटिविटी कितनी हो गई, तो आप आंसर दोगे सर 2nBA/K, यानी कि करंट सेंसिटिविटी पहली वाली की क्या हो गई, ट्वाइस। ओके, अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला था, तो उसका हमारे पास आंसर आया NBA/K × 1/R, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब देखो, यदि मैं n की जगह 2n करता हूं, नंबर ऑफ टर्न जब मैं बढ़ा दूंगा, तो आप जानते हो यानी कि लेंथ मैंने कितनी कर दी, डबल, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, यानी कि लेंथ यदि डबल हो गई तो आप मुझे बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 2R। तो अब VS क्या हो जाएगा, तो n की जगह तो 2n लिखा, BA
के आर की जगह हो गया 2r, ये कैंसिल हो गया, बट यू हैव NBA/K इंटू आर, और ये उतना ही रहा पहले जितना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब क्वेश्चन आते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो इसका एडवांटेज एक तो ये है कि इसमें हमारा स्केल है, ये लीनियर स्केल है, बड़ी आसानी से रीडिंग मिल जाती है। अगर हमें गैलोमीटर पता है तो गैलोमीटर की मदद से हम एमीटर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो आगे हम समझेंगे। अगर हमारे पास गैलोमीटर है तो हम वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। तो इसके एडवांटेज, इसका एक नुकसान भी है। जैसे एक लिमिट से ज्यादा इसमें करंट आता है तो ये ओवरलोड या ओवरहीट होके खराब हो जाता है। ये सिर्फ बहुत स्मॉल करंट को मेजर करता है। तो यदि हमें इससे बहुत ज्यादा करंट मेजर करवाना है तो हमें इसमें कुछ चेंज करने पड़ते हैं, वो जो हम एमीटर या वोल्टमीटर करेंगे तब स्टडी करेंगे। हम रिकैप करते हैं, मूविंग कॉइल गैलोमीटर क्या होता है, तो आप आंसर दोगे एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं या हम उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, उसके बाद में प्रिंसिपल क्या था, तो व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। कंस्ट्रक्शन क्या थी, तो कंस्ट्रक्शन मैं वापस बता देता हूं, दो टाइप का था, सस्पेंडेड कॉइल, पाइवटेड कॉइल। सस्पेंडेड कॉइल में क्या था, एक सिलेंडर था सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ। सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, वो बनाने से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नहीं गया, सारा इसी में से गया। एक बात, उसके ऊपर हमने एक ब्रास या एल्युमिनियम का रेक्टेंगुलर नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम लगाया। उसके ऊपर से हमने इस तरीके से इंसुलेटेड कॉपर वायर लगाया। ओके, उसके बाद उस कॉइल को एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप से लटका दिया। उसके ऊपर हमने मिरर लगाया कनकेव, और एक फिक्स पॉइंट टॉर्जन हेड जिससे बोलते हैं लटका दिया सारे सिस्टम को। नीचे वाला जो कॉइल का टर्मिनल था वो था तो फॉस्फर ब्रॉन्ज का ही, लेकिन वो हेयर स्प्रिंग टाइप का था। दोनों तरफ हमने मैग्नेट लगाए, मैग्नेट सीधे नहीं थे बल्कि मैग्नेट की शेप ऐसी नहीं थी, ऐसी थी कनकेव। ऐसा होने से हमेशा कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बना रहा, यानी कि थीटा हमारा 0 रहा, या यू कैन से अल्फा हमारा 90 रहा। ऐसा होने से टॉर्क हमारा मैक्सिमम रहा और इसे हम नाम देते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसके बाद में वर्किंग क्या थी, जैसे ही उस कॉइल में से करंट जाता है कॉइल रोटेट करती है, टॉर्क लगता है। टॉर्क हमने निकाला था NIBA आया था। उसी समय फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ट्विस्ट हो जाती है, बल पड़ जाता है उसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है जो उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना चाहता है। इक्विलिब्रियम में दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और वहां से हमने करंट की वैल्यू निकाल दी और G बताया। G की वैल्यू क्या थी, K/NB। इसको हमने नाम दिया गैलोमीटर कांस्टेंट। फिर हमने दो बातें डिफाइन करी, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, और करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, फिर इसके एडवांटेज क्या थे, इसके डिसएडवांटेज क्या थे, ये हमने समझे हैं। इस टॉपिक की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम एमीटर या वोल्टमीटर करेंगे। सो ये आपका टॉपिक था, अक्सर 5 नंबर का एग्जाम में आता है। थैंक यू।